गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर इंडस्ट्रीज़। और पिछले क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्कस किया है, इन विच वी हैव सीन योर ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यानी ये वो फैक्टर्स है जो किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पे एस्टेब्लिश करने से पहले कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ध्यान में रखता है। फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम हमने डिस्कस किया था, इन विच वी हैव सीन योर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। Then we have seen various industrial regions which are the major industrial region in all over the world. ठीक है, उसके बाद हमने इंडियन इंडस्ट्रियल रीजन को भी डिस्कस किया, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स the last topic which we have discussed was distribution of major industries। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है आपकी जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया में है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, और जो आपका मेजर हब है आईटी इंडस्ट्री का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, दैट इज़ योर सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर। ठीक है, अभी ये जो सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया है, तो ये सिलिकॉन वैली क्या चीज़ है? सी, दिस सिलिकॉन वैली इज़ इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, और ये नाम कहाँ से आया, सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है वहाँ पे चूँकि बहुत ही ज़्यादा सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं उस एरिया में, रीजन में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिलिकॉन वैली। ओके, और इस जगह को जो है ग्लोबली रिकग्नाइज भी किया जाता है। इट इज़ होम टू बिलियनर कंपनीज सच एज योर गूगल, एप्पल, फेसबुक। ठीक है, इसलिए इसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं कैलिफोर्निया में। फिर हमने इधर बैंगलोर रीजन देखा। अब ये बैंगलोर की बात इसलिए कर रहे हैं, इसको सिलिकॉन वैली कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स हैं वो सब बैंगलोर में ही हैं। ओके, तो अब इतना तो आपने समझ लिया है। अब आज हम आपका सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, यानी ये आपकी जो है सबसे पुरानी इंडस्ट्री कहलाती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डर इंडस्ट्रीज। सो लेट अस रीड नाउ। Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, process and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. अभी देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री को इन्होंने कहा है कि इसको फीडर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों हम इसे फीडर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? फीड करना मतलब क्या? जैसे हम किसी बेबी को मिल्क फीड करते हैं, ठीक है, यानी एक बेसिक चीज़, तो वैसे ही ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। ओके, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी जो कच्चा माल होता है, अगर कच्चा माल ना हो तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री कहा गया है, मीन्स बेसिक इंडस्ट्री। क्योंकि जो बाकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, दे ऑल डिपेंड ऑन योर दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर मशीनरी। क्यों? क्योंकि जो स्टील होता है वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। ठीक है, जो भी आपके वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनते हैं, आपके डिफेंस के आइटम, मेडिकल एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दे ऑल आर मेड फ्रॉम स्टील, एंड स्टील इज़ मेड फ्रॉम योर आयरन एंड वेरियस अदर थिंग्स, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इसको भी इन्होंने जो एक सिस्टम हमने पहले पढ़ रखा है ना कि सिस्टम के तहत कोई काम होता है, तो इसके भी सिस्टम वही हैं, सेम इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बहुत ही बेसिक चीज़ है। जहाँ भी कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, चाहे आप कृषि कर रहे हो, या फिर आप कोई सी उद्योग धंधे में कोई चीज़ बना रहे हो, या फिर आपके किचन में ही अगर आप कोई डिश तैयार कर रहे हो, तो उसमें भी ये 3 प्रोसेस आपकी लगती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब आगे देखते हैं। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स। अब इंडस्ट्री में जो आपके इनपुट्स लगते हैं, जो हम उसको उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका? इट इज़ योर आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसमें जो हमने कच्चा माल डाला, ठीक है, तो उसमें पहले हमने आपका आयरन ओर डाला, कोल एंड लाइमस्टोन यूज़ होता है, फिर आपकी उसमें मजदूर लगते हैं काम करने के लिए, पैसा लगता है, फिर साइट लगती है, साइट मतलब वो जगह जहाँ पे काम होते हैं, फिर बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें इनपुट की तरह लगते हैं। फिर अब उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील। ठीक है, अभी जो प्रोसेस जिसमें कि आप आयरन ओर को स्टील में बदलते हैं,
इसमें बहुत से स्टेजेस आते हैं. ओके, सो दिस नाउ रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल किसको कह रहा है? जो भी कच्चा माल आपके पास है उसको जो पहले ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं. अब ये ब्लास्ट फर्नेस किसको कह रहे हैं? देखिए आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है यहाँ पे. दिस इज़ योर ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है, तो ये जो आपका इक्विपमेंट है, ओके, दिस इज़ योर ब्लास्ट फर्नेस एंड हियर ओनली योर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू स्टील. ठीक है, अब ये कैसे करते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सी नाउ हियर दे आर टेलिंग दैट okay, now the raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. smelting का मतलब क्या होता है? smelting यानी किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा तापमान पे गलाना. ठीक है, आप उसको गला देते हैं. then it is refined. refined यानी उसमें से जो भी unwanted solid waste है, ठीक है, वो उसको निकाल देना यानी फिल्टर कर देना. ठीक है, उसको और भी ज़्यादा प्योर बनाना. ठीक, then the output obtained is your steel which may be used by other industries as a raw material. ठीक है, तो आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या किया? ये इंडस्ट्री क्यों बैठाई जाती है? इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? इसमें जो कच्चा धातु आता है, आयरन ओर आया. ठीक है, आपके पास आयरन ओर था, कोल था. अभी देखिए हम जो आपका एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि आपका स्टील बनता कैसे है. ओके, तो ये जो आपकी एक दूसरी पिक्चर है फिगर 5.5 में, आप इसको रिफ़र कर सकते हैं. इट इज़ वेरी क्लियर. अभी आपका जो ये ब्लास्ट फर्नेस है, इस ब्लास्ट फर्नेस में इन लोगों ने कौन कौन सा रॉ मटेरियल डाला? ठीक है, फर्स्ट दे हैव पुट योर 8 tons ऑफ कोल. ओके, देन योर 4 tons ऑफ आयरन ओर एंड देन 1 ton ऑफ लाइमस्टोन. ठीक है, और ये जो है एक एक्टिविटी, एक स्टेजेस ऑफ प्रोसेस के द्वारा फिर उसके बाद जो है हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है वो हम लोगों को मिलता है 1 ton ऑफ स्टील. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आपका स्टील जो है वो मैन्युफैक्चर होता है. ओके, नाउ सी, स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर. अब इसमें स्टील के यूजेस, एडवांटेजेस आपको बता रहे हैं कि भाई स्टील के क्या फ़ायदे हैं. तो स्टील जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इसको आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, कट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर आप उसको वायर भी बनाते हैं. अब देखिए स्पेशल एलॉयज़ ऑफ स्टील. अब ये एलॉय क्या होता है? एलॉय मीन्स जब आपका एक मेटल बनता है किसी दो तरह के मेटल को मिला के. ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर एलॉय. स्टील को भी हम एक तरह का एलॉय ही मान सकते हैं. ठीक है, क्योंकि स्टील बनाने में आपने कितने सामान लगाए हैं. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एलॉय. सो नाउ स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड. अभी देखिए ये स्टील जो खुद ही एक एलॉय है, इसके और भी एलॉयज कैसे बन सकते हैं? दे कैन बी मेड बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर. अब इसमें और भी दूसरे अगर हम मेटल मिला देंगे, ठीक है, तब ये सब मिलके क्या करते हैं? स्टील की क्वालिटी को और बेहतर बना देते हैं, उसको और अधिक हार्ड बनाते हैं. ठीक है, टफ बनाते हैं. और उसकी जो एबिलिटी होती है रस्ट को रेसिस्ट करने की, वो बढ़ जाती है. रस्ट माने जंग लगना. ठीक है, तो आसानी से इसमें जंग नहीं लगती. ओके, तो ये सब आपके बेनिफिट्स हैं स्टील के. और स्टील को हम लोग और क्या कहते हैं? स्टील इज़ ऑल्सो नोन एज योर बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ठीक है, रीढ़ की हड्डी है ये. ओके, स्टील. 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. जैसे आयरन को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज. ठीक है, आयरन को ऐसा कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज. सो योर स्टील इज नोन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्टील की बात कर रहे हैं कि भाई स्टील एलॉय है. अभी हम एग्जांपल अगर ब्रास का उठा लें कि भाई ब्रास कैसे बनता है, तो ब्रास बनाने में हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं? आपका एलॉय कॉपर का यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं. ठीक है, तब आपका ब्रास बनता है. ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अभी देखिए आगे चलते हैं हम लोग. सुनाओ, अभी आपने देखा इसमें स्टील कैसे बनता है, और इसमें जब और भी अलग तरीके के आपके अलॉयज़ मिल जाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है किस प्रकार से बढ़ जाती है, और इसको हम लोग बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है, अभी और कौन कौन से यूजेस हैं आपके स्टील के? सी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स. यानी जो भी सामान बनता है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी उठा लीजिए, आपके घर में, ठीक है, या आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ मेड अप विद स्टील. ठीक है, चाहे वो स्टील से बने हैं या फिर उसके जो स्टील से जो टूल्स बनते हैं, ठीक है, और जो मशीनरी होती है इन मेटल से, ठीक है, उसमें इसका उपयोग होता है. राइट, अब देखिए आपके शिप्स हो गए,
trains, trucks, and autos are made largely of steel. इवन द सेफ्टी पिन्स, यानी छोटी से लेके बड़ी चीज़, हर चीज़ जो है स्टील की बनी होती है. अब चाहे सेफ्टी पिन देखते हैं आप, जो कि ममाज आपकी आप साड़ीज़ में यूज़ करती हैं, या फिर जो सुई होती है, ठीक है, ये सब जो है आपकी किसकी बनती है, स्टील की. नाउ सी, ऑयल वेल्स आर ड्रिल विद स्टील मशीनरी. अब जब तेल के कुएँ होते हैं, जब उनको ड्रिलिंग की जाती है, खनन किया जाता है तेल निकालने के लिए, तो उसमें जो मशीन बनी होती है वो भी स्टील की होती है. ठीक है. अब जो पाइपलाइंस होती हैं ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए, इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ स्टील, राइट. देन मिनरल्स आर ऑल्सो माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट. फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील. ये सब आपको एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, कि आपकी छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, आपके घर से लेके बाहर तक, हर चीज़ ऑलमोस्ट स्टील की बनी. ओके. सो लार्ज बिल्डिंग्स हैव अ स्टील framework. Okay, so if you want to answer the question, what are the things which are made up of steel, here's the answer in front of you. Okay, now let us proceed. Okay, before 1800 AD. ठीक, अभी कौन सा समय आपको बता रहा है, आपका 1600 तक तो आपके ब्रिटिश ही आपके भारत में आ गए थे. ठीक है. और 1800 का वक्त आप समझ लीजिए, जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, उसके पहले का टाइम. ठीक, जब आपका ब्रिटिश रूल आपके इंडिया में जो है वो पाँव पसार रहा था. ठीक है. तो उस वक्त के समय की बात आपको बता रहे हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड. मतलब उस वक्त आपकी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी 1800 AD में कहाँ बैठाई जाती थी, जहाँ पर इनको आराम से कच्चा माल, बिजली और पानी की सुविधा हो. ठीक, वहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता था. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज. क्यों, क्योंकि ताकि आपके जो कोयले के खदान थे, ठीक है, इसको एनर्जी मिलने लगी वहाँ से. ठीक, और उसके बाद जो आपके कैनल्स हैं वहाँ से इसको आराम से पानी मिलने लग गया. ठीक है ना. फिर जो आपकी रेलवेज डेवलप हो गई थी, रेलवे से आराम से यहाँ से वहाँ इसको आवागमन में सुविधा पड़ गई. ठीक, फिर 1950 तक क्या हुआ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर द सी पोर्ट्स. अब क्या हुआ, 1950 तक आते आते बड़े बड़े प्लेन एरियाज़ में जो है ये इंडस्ट्री बैठाई जाने लग गई. क्यों, वो भी कहाँ पर, समंदर के पास. क्यों, क्योंकि इस टाइम तक जो है आपका स्टील का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एक्सपैंड हो गया था. ठीक है. और आयरन ओर जो है वो इम्पोर्ट किया जाने लग गया था, यानी समंदर के उस पार जो दूसरे देश थे वहाँ से भी आता था. ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई द स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड द आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज. ठीक, अब देखिए हम इंडिया में आ जाएं तो इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. अब हम भारत की बात करें तो भारत में जो है ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जहाँ भी आपका कच्चा माल, ठीक है, उसकी सुविधा हो, आपको जो मज़दूर वो सस्ते में मिल जाएं, आपको आराम से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, मार्केट बढ़िया हो, ठीक है, उसको देख के इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है. नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. अब देखिए यहाँ पे जितने भी जगह के नाम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो ओर है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये स्टील प्लांट बहुत ज़्यादा है. ओके. अब देखिए भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूजिंग लोकल रिसोर्सेज. ठीक, तो अब ये सब ऐसी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे आराम से इनको कच्चा माल जो है मिल जाता है, इसी कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैठाई गई है. ओके. अब हम आगे चलते हैं. नाउ सी, अब इन्होंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया है जमशेदपुर का. ठीक. नाउ सी, बिफोर 1947 there was only one iron steel plant in the country, your टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. ठीक है, टिस्को, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है. ठीक है, टिस्को 1947 के पहले ही ये बैठाई गई थी. हिस्ट्री में पढ़ा है आपने कि भाई क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जो ये आपकी इतनी ज़्यादा प्रभाव में आई, कितना ज़्यादा इस कंपनी को क्यों फ़ायदा हुआ था. ठीक है, तो देखिए ये एक अकेली ऐसी आयरन स्टील प्लांट था देश का जो कि आज़ादी से पहले बैठाया गया था एंड इट वाज प्राइवेटली ओन्ड. ओके. आपके टाटा रतन जी इसके मालिक थे. और आज़ादी के बाद क्या हुआ, जो हमारी सरकार थी उन्होंने फिर अपने इनिशिएटिव से
और दूसरे भी आयरन और स्टील प्लांट्स देश में लगाए। ओके, अब ये टिस्को की शुरुआत जो हुई थी 1907 में साक्षी में हुई थी। ठीक है, कहाँ? बिहार में, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुबर्णरेखा एंड खारकिया इन झारखंड। ठीक है, अभी ये दो नदियाँ थीं। ठीक है, दो नदियाँ सुबर्णरेखा और खारकी, यहाँ पे जो आपकी साक्षी थी, यहाँ पे आपकी टिस्को बैठाई गई थी, जिसको बाद में जो है जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। ओके, जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, अब जमशेदपुर जाना जाता है अपने आयरन स्टील सेंटर के लिए अपने देश में। ठीक, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, अभी देखिए साक्षी के बारे में बता रहे हैं कि साक्षी को क्यों स्टील प्लांट के लिए चूज़ किया गया, ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पे प्लांट बैठाया गया। किस लिए? क्योंकि ये जो जगह थी, इट वॉज ओनली 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन्स। ठीक है, ये जगह जो है रेलवे लाइन के बहुत पास थी। ठीक है, रेल का मतलब क्या होता है? हर प्रकार से आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, तो ये वहाँ पे बहुत पास में थी। एंड इट वॉज वेरी मच क्लोज टू द आयरन ओर, कोल ऑन मैंगनीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट। ठीक, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट था कि ये रेलवे लाइन के बहुत पास में था, और दूसरा जो है इसको बहुत आराम से आयरन और कोल और मैंगनीज प्राप्त हो जाता था, क्योंकि उसके डिपॉजिट बहुत अधिक थे आसपास, और प्लस ये कोलकाता के बहुत पास था, तो कोलकाता में इसको अच्छी सी मार्केट मिल जाती थी। ओके, नाउ टिस्को, अब ये जो टिस्को की बात करें हैं, तो टिस्को को जो कोल मिलता था ये झरिया कोल फील्ड से। ठीक है, और जो आयरन और, वो आयरन और हो गया, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मैंगनीज है, सब इनको ओडिशा और छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, एंड खारका एंड सुवर्णरेखा रिवर्स एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। ठीक है ना, अब ये जो दो नदियाँ थी, इन्होंने इनको भरपूर पानी सप्लाई कर दिया। भाई किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में आपको पानी तो लगता ही है। ओके, अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो साक्षी को क्यों चुना गया स्टील प्लांट के लिए? क्योंकि उसकी दूरी जो रेलवे लाइन से उससे बहुत कम थी, ये जो इसके डिपॉजिट थे उसके आसपास में थे, और कोलकाता के बगल में था, जहाँ पे इनको अच्छी मार्केट मिल गई थी। इनको अपने जो कोल वगैरह थे, ठीक है, जो आयरन ओर था, वो सब इनको उड़ीसा छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो जाता था, और जो दो रिवर्स थी ये इनको भरपूर पानी दिया करती थी, और बाद में इनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। ठीक है, इनको गवर्नमेंट के द्वारा पर्याप्त कैश दिया गया, टैक्स कट किया गया, मतलब उनको पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, जिससे कि इसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। ओके, नाउ इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। अब जमशेदपुर में सबसे पहले तो टिस्को था, उसके बाद फिर और भी दूसरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो लग गए। तो उसमें देखिए आपके केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिनप्लेट, केबल एंड वायर। ठीक है, तो इस तरह के उद्योग जो है यहाँ पे और विकसित हुए। नाउ सी द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये तो नेचुरल सी बात है कि जब उद्योग धंधे विकसित होते हैं तो उसके बाद आपकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसके डेवलपमेंट के साथ जैसे ही हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुआ, उसके बाद बहुत तेज़ी से इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने डिस्कस किया था कि सारे जो आपके इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। सो द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी प्लांट्स। अब देखिए, अब ये जो इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री हैं, इसमें दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक आपके होते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, और दूसरे होते हैं मिनी स्टील प्लांट्स। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की, तो ये जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये लार्ज प्लांट्स हैं। ओके, लार्ज प्लांट्स मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि छोटे से बड़ा हर काम एक ही जगह पे हो जाता है। मीन्स दीज लार्ज प्लांट्स हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम पुटिंग टुगेदर द रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल का भी आपने उसको काम कर लिया, फिर उसको आपने फाइनल प्रोडक्ट में भी ट्रांसफ़र कर दिया, सारा काम एक ही जगह पे हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के आपके जैसे टिस्को है, बोकारो है, भिलाई है, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है। तो ये सब एग्जांपल हैं आपके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, मीन्स लार्ज प्लांट्स। ओके, अब दूसरा जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं मिनी स्टील प्लांट्स है। मिनी स्टील प्लांट क्या होता है? मिनी स्टील प्लांट मतलब ये जो भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के जो बचे खुची चीज़ें होती हैं ना, वो उसको यूज़ करता है। सो इट इज़ यूज टू मेक द एलॉयज़। अब इसका एग्जाम्पल उठाएं तो जैसे हजीरा है गुजरात में, वो आपका मिनी स्टील प्लांट है। ओके,
अब इसमें क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, मतलब आपका जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और जो मिनी स्टील प्लांट है, इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। अभी सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होता है, सी अभी ऐसी इंडस्ट्री जो कि आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ और बाकी दूसरे प्रोडक्ट भी बनाती है, उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, ओके। तो जैसे ये आपका क्या हो गया, रोलिंग मिल्स हो गया और एंसिलरी इंडस्ट्रीज। अभी रोलिंग मिल्स क्या है, रोलिंग मिल्स इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टील मिल, ओके, वेयर द मेटल इज रोल्ड इनटू शीट्स एंड बार्स, ठीक, यानी इसमें दो रोल्स होते हैं, ठीक, इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है और बीच में जो है आपका मेटल होता है। अब इनको जो है इनके ऊपर चलाया जाता है, ओके। सो टू हैवी रोल्स दे आर प्लेस्ड ऑन वन अनदर एंड इन बिटवीन अ मेटल इज प्लेस्ड, ओके। अब ये दोनों रोल्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, इनकी स्पीड सेम होती है बट दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, इट रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ मेटल, राइट। तो ये काम होता है आपका रोलिंग मिल्स का। अब एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ दे हेल्प द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। कैसे, क्योंकि इनका काम होता है स्पेयर पार्ट्स बनाना, ठीक है, आपका सब असेंबलीज बनाना, क्योंकि कोई भी हैवी इंडस्ट्री जो होती है वो डिपेंड करती है इन छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये जब ये सारे पार्ट्स होते हैं उन्हीं को असेंबल करके फिर ये बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, ओके। सो दीज हैवी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन दिस एंसिलरी इंडस्ट्रीज फॉर देयर सपोर्ट, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पिट्सबर्ग के बारे में। अभी देखिए, पिट्सबर्ग जो आपका अमेरिका में है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूएसए, ठीक है, ये यूएसए की एक बहुत ही मुख्य स्टील सिटी मानी जाती है। एंड दिस स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। अब ये स्टील इंडस्ट्री क्यों कहलाती है, अपनी लोकेशन की वजह से। ये ऐसी जगह पे है, ठीक है, कि उसका फ़ायदा इसको मिलता है एक स्टील इंडस्ट्री के रूप में। क्यों, देखिए, इसके जो भी रॉ मटेरियल हैं, जैसे जो कोल है, इसको लोकली प्राप्त होता है, वहीं से इसको अपना कोल मिल गया। अब जो आयरन ओर है, ओके, इट कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा, ओके। अभी जो मिनेसोटा नाम की जगह है, ये करीब 150 किलोमीटर है पिट्सबर्ग से, ठीक है, तो वहाँ से इनका आयरन वगैरह आ गया, ओके। अब ये जो बिटवीन दीज माइंस एंड द पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। अब इन लोगों के बीच में जो है एक बहुत ही बढ़िया सी एक लेक है, ठीक है, ग्रेट लेक है, एक वाटरवे है जिसके ज़रिए से आराम से अपना ओर जो है वो बहुत सस्ते में बाई शिप जो है ये ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेन्स होती हैं, ओके, दीज ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। अब जो आपकी रेलगाड़ियाँ हैं वो ग्रेट लेक से आपका ओर उठाती हैं और पिट्सबर्ग में पहुँचा देती हैं। देन ओहियो, द मोनोगेहला एंड एलेगेहनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। अब ये जो 3 नदियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है, इनसे इनको पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है। तो इतने जो एडवांटेजेस हैं, इसी की वजह से जो पिट्सबर्ग है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी बन गया है यूएसए का, ठीक है। अभी देखिए, today very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. ठीक है, अभी क्या है, अब जो कुछ स्टील मिल्स हैं वो जो मोनोगेहला और एलेगेला रिवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग आसपास जो है वो अब स्थापित हो गई हैं, ओके। सो नाउ फिनिश्ड स्टील जो होता है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। तो इनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इनके पास आपका ज़मीन का भी ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है और पानी का भी, ओके। सो नाउ द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। They use steel as a raw material to make many different products such as railboard equipment, heavy machinery and rails, ठीक है। अब पिट्सबर्ग में सिर्फ आपका स्टील प्लांट ही नहीं है, इसके अलावा और भी दूसरी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि कच्चा माल इस्तेमाल करती हैं इसकी बाकी चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। अब ये आपका हो गया पिट्सबर्ग। अब हम लोग देख सकते हैं आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, नेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूएसए, ठीक है, देन यू विल आंसर योर पिट्सबर्ग। देन व्हाट आर द वेरियस लोकेशनल एडवांटेजेस विच मेक द पिट्सबर्ग अ स्टील सिटी ऑफ यूएसए, ठीक है। तो इसमें आप लोग इतनी चीज़ों को जो है वो मेंशन कर देंगे, ओके।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आएगा। नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदियाँ हैं जो यहाँ पे इनको पानी मुहैया कराती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखिए ये जो कपड़े बनाने की एक जो प्रथा है धागों से, ये एक बहुत ही पुरानी कला है। तो इसमें जो आपका कॉटन है, ओके, देन योर वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, दे हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। ठीक है, बहुत पुराने समय से जो अभी आपका कॉटन है, कपास है, सिल्क है, ठीक है, जूट है, फ्लैक्स है, ये सब चीज़ें जो है कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल। ठीक, यानी ये जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे जो फाइबर्स यूज़ होते हैं, ओके, तो फाइबर ये आपकी रॉ मटेरियल कहलाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, ये धागा जो इस्तेमाल हो रहा है, तो अब ये जो धागा होता है उसके बेसिस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया है नेचुरल और मैनमेड। ठीक, तो अब जहाँ पे जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, यानी जब हमको जो रेशे होते हैं, ठीक है, जो धागे हम जो प्राकृतिक चीज़ों से हमको उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे आपका वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लाइनन है, जूट है, ओके, ये हमको खेत से उपलब्ध होते हैं, पौधों से, तो हम लोग इसे कहा नेचुरल फाइबर्स। अब दूसरा होता है मैन मेड फाइबर्स, ठीक है, जो कि जिसको कि ह्यूमन ने बनाया सिंथेटिक तरीके से, केमिकल वगैरह यूज़ करके। ठीक है, इंसान का काम ही है प्रदूषण फैलाना। चलिए देखिए, सो मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एंड रेयॉन। अब देखिए जैसे हम नायलॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी नायलॉन किससे बनता है? इट इज़ मेड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल कर लोग बहुत से स्टेजेस में, फिर क्या करते हैं, इसको अपना थ्रेड वगैरह में इसको प्रोसेस करके फिर इसका कपड़ा बना देते हैं। ठीक है, अभी फिर आप पॉलिस्टर जैसे है आपका, तो पॉलिस्टर क्या है? सो पॉलिस्टर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, ओके, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब इसमें कैसी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे रिसाइकिल्ड प्लास्टिक हो गया, या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए, या फिर इवन वेस्ट हो गया, तो वो सब इस्तेमाल करके लोग पॉलिस्टर बना देते हैं। ठीक है, अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना, या फिर आप जब पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं तो आपका स्किन कैसे फील करता है ना। कॉटन में आपको बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी, यानी आराम से हवा पास होती है, आपकी स्किन अच्छे से सांस ले पाती है। लेकिन जब आप पॉलिस्टर पहनते हैं, ठीक है, नायलॉन पहनते हैं, सब क्या होता है, आपकी बॉडी से चिपकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका दो प्रकार से डिवाइड हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ योर नेचुरल एंड द मैन मेड। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपकी ओल्ड इंडस्ट्री है, वैसे आपका जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में, उस वक्त तक जो कॉटन है वो पहले से ही जो है हाथ के द्वारा बनाया जाता था, स्पिनिंग करके। ठीक है, व्हील एंड लूम्स के द्वारा। सो इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी पहले जो हाथों से बनाया जाता था, जब पावर लूम आ गया तो फिर इसके बनने में जो है तेज़ी आ गई। ओके, बहुत तेज़ी से बनने लग गया। सो फर्स्ट इन ब्रिटेन, सबसे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ओके, उसके बाद ये बाकी हिस्सों में फैल गया आपके देशों के। ठीक है, आपके जो भी अलग देश थे, जैसे आज के टाइम में हम बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, नाउ इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। ये तो आपको ही पता है, इंडिया का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है कॉटन को लेके। ठीक है, सो बिफोर द ब्रिटिश रूल, योर इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड स्प्रेड मार्केट, यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले ही इंडिया में आपके जो हाथ के द्वारा बनाए गए या बीने गए कपड़े थे, इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, जैसे आपका हो गया मुस्लिन ऑफ ढाका, भी मुस्लिन क्या एक प्रकार का कपड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का कपड़ा हुआ करता था, और इसको जो है मोस्टली एक स्टाइल ऑफ एरिस्टोक्रेसी माना जाता था। ठीक है, जैसे शाही लोग जिसको पहनते हैं। ठीक है, फिर आपका चिन्स था, चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम। अब ये भी आपका कॉटन क्लॉथ था, जिसको डाई करके और इसको अलग अलग ब्राइट कलर्स में जो है पेंट किया जाता था। यूजुअली इसमें फ्लावरी डिज़ाइंस रहा करते थे। ओके, देन योर कैलिकोज ऑफ कैलिकट, अभी ये भी एक कॉटन फैब्रिक है। इसमें सिंपल डिज़ाइन हुआ करती थी, या एक या दो कलर यूज़ करके, जैसे कुछ ज़्यादा उम्र के लोग पहना करते हैं ना, सिंपल साड़ीज़ वगैरह, लेडीज़ को देखा होगा आपने। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर। ओके, सो दे आर अ फेमस कॉटन टेक्सटाइल विच आर नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। ठीक, फिर यहाँ पे बात की इन्होंने सूरत और वडोदरा की।
ओके, इनको भी जो है माना जाता है ऐसे कपड़ों के लिए जो पूरे संसार में उनकी क्वालिटी डिज़ाइन के लिए फेमस हैं, ठीक। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कपड़े जो हाथ से बुन के बनाए जाते थे एक तो महंगे भी पड़ते थे और प्लस वो बहुत ज़्यादा समय भी लेते थे। इसी कारण से क्या हुआ, जो आपका ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ये थोड़ा सा डिक्लाइन पे आ गई, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं कर पाई आपके नई टेक्सटाइल मिल्स से, ठीक है ना। जो मतलब जो पश्चिम के देश थे जहाँ पे मशीनों के द्वारा कपड़े बनने लग गए, उसके बाद जो ये हाथ से बिने जा रहे थे कपड़े, ठीक है, वो लोग उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कपड़े आपके महंगे भी थे, बहुत टाइम भी लग रहा था। लेकिन मशीनों पे जो कपड़े बन रहे थे पश्चिम में, फटाफट फटाफट मशीन पे बन जाते थे, सस्ते भी पड़ते थे, क्वालिटी भी दिखने बड़ी सुंदर थी इनकी, ओके, क्योंकि ये लोग मशीन से बन रहे थे। यही कारण था कि आपकी ये इंडस्ट्री जो है इससे थोड़ा सा कंपटीशन फेस नहीं कर पाई। ओके, सो नाउ द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी जो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है, ये हमारे भारत में मुंबई में एस्टेब्लिश हुई 1854 में, ठीक है। अब जो आपका वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है, आपको पता है मुंबई कहाँ पर है, समंदर के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ह्यूमिड एरिया है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, और यहाँ पे जो आपके पोर्ट हैं समंदर के पास, तो इससे मशीनरी इंपोर्ट करने में आसानी होती है। प्लस आपकी जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, आपको पता है कॉटन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो यहाँ पे इनको गुजरात से आराम से कॉटन मिल जाता है, और यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से जो है आपकी टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में स्थापित की गई। ओके, सो दिस रिजल्टेड इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन, राइट। Now see, initially this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इंडस्ट्री वो आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में इसीलिए विकसित हुई क्योंकि यहाँ का जो मौसम था ये इसके लिए बिल्कुल अनुकूल था। ओके, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई, तो भाई आज तो ह्यूमिडिटी आपकी आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। एंड द रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट weight losing raw material, so this industry has spread to other parts of the India, ठीक है। अब आपका रॉ कॉटन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, उसकी क्वालिटी इस प्रकार की है कि जिसकी वजह से जो है ये इंडस्ट्री जो है आपकी इंडिया के बाकी पार्ट्स में बहुत आराम से विकसित हो गई, ठीक है। अभी जगह हैं आपकी कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है। तो ये था आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखिए हम अहमदाबाद की बात करते हैं। अभी ये जो अहमदाबाद है ये आपका कहाँ पर लोकेट है, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पे जो आपकी मिल, ठीक है, फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859, यानी अहमदाबाद में जो आपकी सबसे पहली मिल एस्टेब्लिश हुई थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1859 में, एंड इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा था सबसे पहले इसका विकास, इसका जो सबसे पहला टेक्सटाइल मिल था वो स्थापित हुआ था मुंबई में, और उसके बाद कहाँ हुआ था आपका अहमदाबाद में, ठीक है। सो अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रिफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है इंडिया की, ओके, मुंबई के बाद। अब ये कैसे बनी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये किस प्रकार से आपकी टेक्सटाइल सिटी में कन्वर्ट हुई? क्यों? बिकॉज इट हैव फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स, ठीक है। इस प्रकार के इसकी अनुकूल लोकेशन ही ऐसी जगह पे है ही अहमदाबाद, तो इससे क्या होता है इनको जो है डेवलपमेंट मिल गई अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ओके। अब देखिए कारण कौन से हैं, अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि भाई अहमदाबाद में ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कि अहमदाबाद आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बन गया, या क्यों वहाँ पे आपकी इस प्रकार से टेक्सटाइल सिटी फ्लरिश हो गई। सो देयर इज़ योर आंसर, अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, ओके। सो इससे क्या होता है आपको आराम से रॉ मटेरियल प्राप्त हो गया। देन द क्लाइमेट इज़ आइडियल, क्लाइमेट अच्छा है जिससे आराम से आप स्पिनिंग और वीविंग कर लेते हैं, ओके। अब आपका जो लैंड है वो फ्लैट है, ठीक है, समतल मैदान है। इससे क्या होता है जो आपकी लैंड है वो आराम से आपको अवेलेबल है ताकि ये मिल्स यहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। यानी यहाँ पहाड़ नहीं है, यहाँ पे गड्ढे नहीं हैं, प्लेट्यू नहीं है, उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, एकदम समतल ज़मीन है, तो आप आराम से यहाँ पे मिल अपनी लगा सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इससे इनको दोनों तरह के कारीगर मिल जाते हैं, यानी स्किल्ड भी, ठीक है, स्किल्ड यानी वाइट कॉलर जो पढ़े लिखे होते हैं टेक्नोलॉजीली, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक, किस प्रकार से काम कराया जाना है, और सेमी स्किल्ड, ठीक है, यानी आपके जो मजदूर हैं जो मेहनत का काम करेंगे, और ऐसे लोग जो इसमें टेक्नोलॉजिकली अपना दिमाग लगाएंगे। तो हर तरीके के इनको लेबर जो यहाँ पे अवेलेबल हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ योर वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे जो आपका रोड और रेलवे की जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जिससे इनकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल की दूसरे हिस्सों में देश के आराम से हो जाती है, ओके। इसीलिए इनको जो है मार्केट तक बहुत आराम से लोग पहुंच जाते हैं, राइट। एंड मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब चूंकि ये मुंबई पोर्ट जो है बगल में, इससे क्या होता है, इनको कोई मशीनरी बाहर से मंगानी होती है तो बाई शिप इनके पास आ जाती है, प्लस अब इनको अगर कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करनी होती है बाहर के देशों में तो वो लोग भी इधर पोर्ट के ज़रिए से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपका टेक्सटाइल मिल फ्लरिश हुआ, ठीक है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन सब प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ दिक्कतें अभी रिसेंट में डेवलप हुई हैं। तो दिक्कतें किस प्रकार से हैं भाई, यहाँ पे बहुत सी टेक्सटाइल जो है मिल्स जो है जो पुरानी थी वो बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नई मिल्स आ गई, okay. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल्स इतने लंबे समय से फ्लरिश हो रही थी, डेवलप हो रही थी, आज के टाइम में वो क्यों बंद हो गई। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो जो आपकी न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स खुल गए कंट्री में, उसकी वजह से इसका जो है एक फ्लरिश अनफ्लरिश होने का कारण, और दूसरा क्या है, जो इसकी मशीन्स जो टेक्नोलॉजी थी वो पुराने ज़माने की थी, इसको अपग्रेडेशन नहीं मिला, ठीक है ना, उसको इन लोगों ने डेवलप नहीं किया, ओके। तो ये दो कारण थे आपके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका ओसाका। अभी देखिए, अब ये जो ओसाका है, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। अब ये जापान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में हमने अहमदाबाद की बात की, वैसे ही हम जापान की बात करें तो ये जापान में जो ओसाका है इसको जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, ओके। नाउ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। जैसे आपने अहमदाबाद में देखा क्योंकि उसकी लोकेशनल एडवांटेजेस थी, वैसे ही जापान में ओसाका की जोग्राफिकल एडवांटेजेस है, ठीक है, यानी उसकी जो भौतिक पर्यावरण है उसका फ़ायदा इसको मिला। अब देखिए जो इसके बड़े बड़े मैदानी एरिया हैं, ओके, अराउंड ओसाका के आसपास बहुत ही समतल बड़े बड़े मैदान हैं। तो इससे क्या हो गया, इनके पास कॉटन मिल्स बैठाने के लिए आराम से ज़मीन इनको मिल गई, और यहाँ पे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आराम से स्पिनिंग और वीविंग ये लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नदी है योडो, इससे इनको पानी मिल गया अपने मिल के लिए, लेबर आराम से मिल जाते हैं इन्हें, ठीक है। देन लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स द इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। अब इनके यहाँ जो पोर्ट है, ठीक है, वहाँ से ये लोग जो कच्चा माल होता है रॉ कॉटन उसको बाहर से मंगाते हैं, और फिर यहाँ पे जब उसको ये लोग प्रोडक्ट बना देते हैं तब उसको क्या करते हैं, बाहर देशों में बेचते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। अभी देखिए ओसाका में आपका कॉटन जो है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल उनको अपने यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो उनको बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है, कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है। अब ये कॉटन आता किस देशों से, देखिए इजिप्ट से आता है, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। यानी रॉ कॉटन आपने दूसरे देशों से मंगाया, फिर आपने उसका प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद दोबारा उनको उसे बेच दिया, ठीक है, और इनकी मार्केट बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनकी क्वालिटी बढ़िया है और प्राइस जो है वो कम है, okay. So though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries, ठीक है ना। तो ओसाका में जो आपका रॉ मटेरियल होता है, रॉ कॉटन होता है, वो बाहर के देशों से आता है, चूँकि इसके पास मशीनरीज बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ये उसका बहुत अच्छा फैब्रिक बनाता है, टेक्सटाइल बहुत बढ़िया बनाता है, और उन्हीं देशों को जो है फिर बेच देता है, ओके। और उसकी दाम भी उन देशों को है कम पड़ते हैं और क्वालिटी उनको अच्छी मिलती है, ओके। अभी ये एक बहुत ही मुख्य टेक्सटाइल सिटी है कंट्री का, लेकिन अभी ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका इसको रिप्लेस कर दिया है दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने। कौन सी इंडस्ट्रीज़ ने, जैसे आपका आयरन स्टील हो गया, मशीनरी हो गई, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।
ओके, अभी आज हमने जो जो पढ़ा है उसको हम लोग थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं. सो टुडे वी हैव सीन योर iron and steel industry. Okay, so in this industry we have seen your manufacturing of steel, how steel is made. Okay, इसमें आप इसको इस पिक्चर से समझ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके रॉ मटेरियल लग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में. ओके, व्हाट वी आर रिपोर्टिंग यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस पिक्चर. दिस आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक, ये सारे प्रोडक्ट जो है इन लोगों ने इस ब्लास्ट फर्नेस में डाले हैं. ओके, बाद देखिए यहाँ से हॉट एयर जो है दिस इनलेट हैज़ बिन गॉन. उसके बाद इसको इस मेल्टिंग के ज़रिए पिघलाया जाता है. ठीक है, पिघलाने के बाद फिर इसको रिफ़ाइन किया जाता है. रिफ़ाइन करने के बाद फिर हमको स्टील प्राप्त हो जाता है. ओके, स्लैग ये जो बचा खुचा पार्ट है इसका. ओके, नाउ से अब इसके बाद स्टील की हमने बहुत से एडवांटेजेस देखे. इसको आसान से हम कट कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं. ठीक है, और दूसरे और मेटल इसमें मिला देते हैं. देन इट बिकम्स हार्ड, टफ एंड इट हैज़ डेवलप्ड अ गुड एबिलिटी टू रेसिस्ट द रस्ट. ओके, स्टील को हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो कुछ भी बनता है आपका वो सब आपका स्टील से बनता है. ओके, उसके बाद हमने फिर आपका डिस्कस किया बहुत से ऐसे एरियाज़ इंडिया में जहाँ पे कि आपकी मेजर आयरन स्टील प्लांट्स मिलते हैं. ठीक है, अब जैसे आपका जमशेदपुर है, हमने टिस्को देखा किस प्रकार से पहले साक्षी में बैठाया गया. सुबर्णरेखा और खारकाई नदियों के कोइंसिडेंस पॉइंट पे, यानी जहाँ ये दो नदियाँ मिलती थी जिसको पहले साक्षी कहते थे लेकिन बाद में इसको झारखंड नाम दिया गया. ठीक है, अभी इसके बाद हमने देखा कि टिस्को को अपना कोल कहाँ से मिलता है. ओके, देन फ्रॉम वेयर इट गेट्स इट्स आयरन ओर एंड फ्रॉम वेयर इट गेट्स द रिवर वाटर. ठीक, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव वगैरह के द्वारा से टिस्को को जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिली और उसके बाद जो है सरकार ने अपनी तरफ से भी बाकी आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है आपके बाकी देशों में बिठा दिया. ठीक है, अब देखिए पिट्सबर्ग है, तो पिट्सबर्ग यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील सिटी माना जाता है. इसमें आपने बहुत से ऐसे इसके लोकेशन एडवांटेजेस देखे जिसकी वजह से जो है पिट्सबर्ग आपका मेन एरिया में कन्वर्ट हुआ स्टील सिटी में. ओके, देन वी हैव सीन योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसमें हमने देखा आपकी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दो तरीके से क्लासीफाई की गई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ मैन मेड फाइबर, दैट इज़ नेचुरल फाइबर एंड योर नेचुरल फाइबर एंड नेक्स्ट इज़ योर मैन मेड फाइबर. ठीक है, देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. ओके, देन वी हैव फर्दर डिस्कस्ड वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ, जैसे हमने मुस्लिम्स ऑफ ढाका, chins of Masulipatam, calicos of Calicut. Okay, these all cloth we have discussed, but we have also seen why the your machines in which the cotton were made with the hand could not compete with the cloths which were made on the machine in the western countries. Then we knew that Ahmedabad is known as the Manchester of India, and then we have seen various kind of reasons for which it has developed into the good textile center. Okay, then we have seen Osaka, it is known as the Manchester of Japan, and we have discussed is various geographical factors which are responsible for its growth. Right, तो आज के लिए बस इतना ही और अगली क्लास में हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. और इसके साथ में आपके बुक्स में जो बाकी बॉक्स अटैम्प्ट्स रह गए उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो टिल नेक्स्ट क्लास you read, summarize, work hard, and we will meet again in next video. Till that time, see you. Bye bye.